चैप्टर 16 डेथ ऑफ अ गोट। ये बॉस्टन मार्च के अंतिम दिन पौड़ी से लौटे और अगले दिन सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे तो हमें खबर मिली कि पिछली रात एक तेंदुए ने रुद्रप्रयाग के उत्तर पश्चिम में एक गांव के पास, जहां हमने जिन ट्रैप में तेंदुआ मारा था, वहां से लगभग 1 मील की दूरी पर बहुत ज़ोर से पुकारा था। गांव के उत्तर में आधा मील की दूरी पर और उस विशाल पर्वत की ढलान पर टूटी फूटी और असमतल ज़मीन का एक बड़ा इलाका था, जहां विशाल चट्टानें, गुफाएं और गहरे गड्ढे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि उनके पूर्वजों ने इन गड्ढों से तांबा निकाला था। इस पूरे क्षेत्र में झाड़ झंखाड़ फैला हुआ था, कहीं घना, कहीं हल्का, जो पहाड़ी से नीचे उतरते हुए गांव के ऊपर की सीढ़ी नुमा खेतों से आधा मील तक फैला हुआ था। मुझे लंबे समय से संदेह था कि यह नरभक्षी तेंदुआ जब रुद्रप्रयाग के आसपास होता था तो इस इलाके को अपने छिपने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करता था। मैंने कई बार इस टूटी फूटी ज़मीन के ऊपर की ओर चढ़कर एक ऊंचा स्थान लिया था, इस उम्मीद में कि सुबह की धूप में तेंदुआ चट्टानों पर धूप सेकता मिलेगा। ठंडे इलाकों में तेंदुआ ऐसा करना बहुत पसंद करते हैं और उन्हें मारने का यह एक आम तरीका है। बस थोड़े धैर्य और सटीक निशाने की ज़रूरत होती है। जल्दी दोपहर का भोजन करने के बाद ये बॉस्टन और मैं अपनी .275 राइफलों के साथ निकले। हमारे साथ ही बॉस्टन का एक आदमी भी था जो रस्सी का एक छोटा टुकड़ा लिए हुए था। गांव पहुंचकर हमने एक युवा नर बकरी खरीदी, क्योंकि तेंदुआ उन सभी बकरियों को मार चुका था जिन्हें हमने पहले खरीदा था। गांव से एक कच्चा बकरी पथ सीधा पहाड़ी पर ऊपर टूटी ज़मीन के किनारे तक जाता था, जहां से वह बाईं ओर मुड़ पहाड़ी की ढलान के किनारे से लगभग 100 गज तक चलकर पहाड़ के कंधे के चारों ओर घूमता जाता था। जहां यह रास्ता पहाड़ी को पार करता था, वहां ऊपर की ओर छिटकी हुई झाड़ियां थी और नीचे की ओर तीखी ढलान पर छोटी घास। हमने रास्ते के मोड़ पर झाड़ियों से लगभग 10 गज नीचे जमीन में गाड़े गए खूंटे से बकरी को बांध दिया और फिर हम पहाड़ी से लगभग 150 गज नीचे चले गए, जहाँ कुछ बड़ी चट्टानें थी जिनके पीछे हमने खुद को छिपा लिया। वह बकरी सबसे अच्छे कॉलर्स में से एक थी जिसे मैंने कभी सुना था। उसकी तीखी और ऊंची आवाज़ तब तक गूंजती रही जब तक हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं रह गई, क्योंकि उसे बहुत मजबूती से बांधा गया था। पर तेंदुए के लिए उसे खींच ले जाने की कोई संभावना नहीं थी। जब हमने चट्टानों के पीछे अपनी जगह ली, उस समय केदारनाथ के ऊपर बर्फीले पहाड़ों के ऊपर सूरज लाल आग के गोले की तरह एक हथेली जितना ही ऊंचा था। आधे घंटे बाद जब हम कुछ मिनटों से छाया में थे, बकरी ने अचानक पुकारना बंद कर दिया। मैं धीरे धीरे चट्टान के किनारे रेंग कर गया और घास की परत के बीच से झांका। बकरी के कान खड़े थे और वह ऊपर झाड़ियों की ओर देख रही थी। कुछ पल बाद उसने सिर झटका और रस्सी की पूरी लंबाई तक पीछे हट गई। तेंदुआ निसंदेह आ चुका था, बकरी की आवाज़ से आकर्षित होकर। यह कि उसने तुरंत झपट्टा नहीं मारा, इस बात का सबूत था कि वह सतर्क था, क्योंकि बॉस्टन की राइफल पर दूरबीन लगी थी और उसका निशाना मुझसे अधिक सटीक होता। मैंने एक और हटकर उसके लिए जगह बनाई। जैसे ही वह लेटा और राइफल उठाई, मैंने फुसफुसा कर कहा कि वह उन झाड़ियों को ध्यान से देखे जिस दिशा में बकरी देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर बकरी तेंदुए को देख सकती है, और सारे संकेत यही बता रहे थे, तो बॉस्टन को भी अपनी दूरबीन से वह दिखना चाहिए। कुछ मिनटों तक ये बॉस्टन दूरबीन लगाए देखता रहा। फिर उसने सिर हिलाया और राइफल नीचे रख दी और मेरे लिए जगह छोड़ दी। बकरी ठीक उसी स्थिति में खड़ी थी जैसे मैंने उसे पहले देखा था। उसकी दिशा पकड़ते हुए मैंने दूरबीन उसी झाड़ी पर केंद्रित की जिस पर वह देख रही थी। पलक झपकते तक की हल्की हरकत या कान या मूंछों की ज़रा सी भी हलचल दूरबीन से दिख जाती, लेकिन कई मिनट देखने के बाद भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जब मैंने अपनी आंख दूरबीन से हटाई तो दिखा कि रोशनी तेज़ी से मध्यम पड़ रही है और बकरी पहाड़ी पर लाल और सफ़ेद धुंधले धब्बे जैसी दिखाई दे रही थी।
हमें बहुत दूर जाना था और अधिक इंतज़ार करना बेकार और ख़तरनाक दोनों होता। इसलिए मैं उठ खड़ा हुआ और बॉस्टन से कहा कि अब हम लौट चलते हैं। हम बकरी के पास पहुँचे, जो पुकारना बंद करने के बाद से बिल्कुल चुप थी। उसे खूंटे से खोल दिया और आदमी के आगे आगे चलाने पर हम गांव की ओर चल पड़े। बकरी के गले में शायद पहले कभी रस्सी बंधी नहीं थी और वह ज़ोर ज़ोर से आगे खींचे जाने का विरोध करने लगी। मैंने उस आदमी से कहा कि रस्सी खोल दो, क्योंकि मेरे अनुभव में जब कोई बकरी जंगल में बांधने के बाद छोड़ी जाती है तो डर या संगति के अभाव में वह कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलती है। लेकिन यह बकरी कुछ अलग ही मिजाज की थी। जैसे ही आदमी ने रस्सी खोली, वह मुड़ी और रास्ते पर ऊपर की ओर भाग खड़ी हुई। यह बकरी इतनी अच्छी कॉलर थी कि उसे छोड़ देना ठीक नहीं था। उसने एक बार तेंदुए को आकर्षित किया था और फिर से कर सकती थी। इसके अलावा कुछ घंटे पहले ही हमने उसके लिए अच्छा खासा पैसा दिया था, इसलिए हम भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। मोड़ पर पहुंचकर बकरी बाईं ओर मुड़ी और हमारी नज़रों से ओझल हो गई। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़े जिस पर बकरी गई थी और पहाड़ी के कंधे तक पहुँचे, जहाँ छोटी घास से ढकी काफ़ी बड़ी ढलान दिख रही थी। जब बकरी कहीं नज़र नहीं आई तो हमने सोचा कि वह किसी शॉर्टकट से गांव लौट गई होगी और हम वापस मुड़ने लगे। मैं आगे था और जैसे ही हम उस 100 गज लंबे रास्ते के बीच पहुँचे, जिसके ऊपर की ओर झाड़ियाँ बिखरी थी और नीचे की ओर ढलान पर छोटी घास, मैंने देखा कि मेरे आगे रास्ते पर कुछ सफ़ेद पड़ा है। अब लगभग अंधेरा हो चुका था, इसलिए सावधानी से पास जाकर देखा तो पाया कि वह बकरी थी। उसकी देह, सिर और पूंछ सीधी रेखा में पड़ी थी, ठीक उसी तरह जैसे उसे जानबूझकर ऐसे रखा गया हो कि वह खड़ी पहाड़ी से नीचे न लुढ़के। उसके गले से खून रिस रहा था और जब मैंने हाथ लगाया तो उसकी मांसपेशियां अब भी फड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस नरभक्षी ने, क्योंकि कोई साधारण तेंदुआ बकरी को मारकर इस तरह नहीं रखता, हमसे कह रहा हो, लो, अगर तुम्हें अपनी बकरी इतनी चाहिए तो ले लो, लेकिन अब अंधेरा हो गया है और तुम्हें गांव तक लंबा रास्ता तय करना है। देखते हैं तुम में से कौन जिंदा पहुंचता है। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मेरे पास सौभाग्य से मार्चिस का पूरा डब्बा ना होता, क्योंकि उस समय बॉस्टन धूम्रपान नहीं करता था, तो हम तीनों में से शायद कोई भी गांव तक जिंदा नहीं पहुंचता। मैंने एक मार्चिस जलाई, घबराई हुई नज़र से चारों ओर देखा और कुछ तेज़ कदम आगे बढ़ाए। फिर दूसरी मार्चिस जलाई। इसी तरह एक एक करके मार्चिस चलाते हुए हम ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर लड़खड़ाते हुए चलते रहे, जब तक कि गांव तक पुकारने की दूरी में नहीं पहुंच गए। हमारी घबराई हुई पुकार सुनकर गांव से लालटेन और चीड़ की मशालें लिए हुए लोग हमारी ओर दौड़े। हम बकरी को वहीं छोड़ आए थे जहाँ तेंदुए ने उसे रखा था। अगले दिन सुबह जब मैं वहाँ लौटा तो देखा कि नरभक्षी के पच्चिन यानी पग मार्क्स हमारे पैरों के निशानों के ऊपर तक गांव तक आए हुए थे। बकरी जैसी हमने छोड़ी थी वैसी ही पड़ी थी, बिल्कुल बिना छुई हुई।